बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के बरकत नाम से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तकरीबन जो मेरी 2 या 3 वीडियो पहले आया था, मैंने तब बोला था कि हमारे एक भाई हैं जिनका इंडिया से लगा वीज़ा और हम उनका करेंगे इंटरव्यू। तो आज जनाब दिव्यान भाई ने हमारे लिए टाइम निकाला है, तो हम इनको अपनी वीडियो में वेलकम करते हैं। थैंक यू। और आज अच्छा, इस वीडियो को आपने पूरा देना है। इस वीडियो में आपको हम डिटेल बताएंगे कि जब दिव्यान भाई जो इंडिया से आए हैं, इन्होंने वीज़ा कैसे लिया, कहाँ से इसको अरेंज किया, इनका माल्टा आने का जो था सपना था, या इन्होंने माल्टा को कैसे देखा कि मैं माल्टा जाता हूँ। इनका इंटरव्यू भी हुआ, इन्होंने एम्बेसी में जो इनसे क्वेश्चन पूछे गए वो कौन कौन से सवाल थे। और जब इन्होंने मतलब इंडिया से ट्रैवल किया माल्टा के लिए, तो रास्ते में इनको जो दिक्कत आई, जो परेशानी आई, वो कैसे आई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये खैर वाफियत से फिर माल्टा पहुँच गए। उसके बाद माल्टा में आके इन्होंने जो अपना आईडी का प्रोसेस है, या यहाँ पे जो भी इनको प्रॉब्लम्स या कुछ भी हुआ, वो सारी की सारी स्टोरी हम दिव्यान भाई से पूछते हैं। तो दिव्यान भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप इंडिया में कहाँ से हैं और अपना से आप पूरा खुद ही स्टोरी बताएं। मैं गुजरात जामनगर से हूँ और 2 साल से मैंने माल्टा के लिए अप्लाई किया था। मुझे माल्टा के बारे में अपना एक फेसबुक फ्रेंड है अहमदाबाद के, मुझे वहाँ से पता चला। फिर मैंने उसके थ्रू अपनी फाइल सबमिशन किया था। मैं यहाँ पे फ्री में नहीं है। हर कोई बंदा यहाँ पे आता है, 100 में से 1 ही बंदा फ्री आता है। 99 बंदे या एजेंट से या किसी और से ये इनलीगली आते हैं। मैं यहाँ पे जैसे मैं बोला, मैं यहाँ पे फ्री नहीं आया हूँ। मेरा अपना सबमिशन पहले एक बार कर चुका था 2020 में 6 मार्च को। पर जैसे आप सबको पता है 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया था, तो मेरा फाइल प्रोसेस कैंसिल हो गया। फिर से मैंने अप्लाई किया था 7 जनवरी 2020 को मैं अप्लाई किया था, सब डॉक्यूमेंट लेके वेबसाइट में सबमिट किए थे। फिर राइट 1 महीने के बाद 7 फरवरी को मुझे माल्टा एम्बेसी में से कॉल आया था, जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, जो मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन में लिख के आया हूँ भाईजान। अच्छा, एक बात आप बताएं कि जैसे ये अभी तो आपने बता दिया, बहुत सारे यूट्यूबर वो कहते हैं कि यार हम जो है ना, मतलब हमसे सीवी बनवा लो, जो हम सीवी बना के देंगे वो हम आपको अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे जॉब मिल जाएगी, ऐसे मतलब पैसा भी नहीं लगेगा। ये क्या चक्कर है यार? गलत बात है ये सब। इसमें क्या वो बंदे बोलते हैं कि सीवी बना लो। एक बंदे का सीवी 5 यूरो या 10 यूरो लगते हैं, और महीने में वो मान लो 10 बंदे का कोई सीवी बनाते हैं ना, तो उसको तो 100 यूरो आ गए। आपका जॉब लगे ना लगे तो आप जब तेल लेना, समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ। 10 यूरो में आपका 10 यूरो मतलब 1000 रुपये हुए हैं, और 10 एक बंदा करके 10 यूरो लेगा, तो उसको तो 10,000 हुए गए। 10 यूरो में भाई यहाँ पे कुछ नहीं आता। बस का टिकट भी आपको महीने का पास लोगों ना 40 यूरो का आएगा, कुछ नहीं आता 10 यूरो में। कहाँ से जॉब मिलेगी? ये सब झूठी बात है। और दूसरी बात यार, यहाँ पे बता दूं कि अगर यूरोपास की सीवी बनानी है, जैसे मुझे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि उमैर भाई आप हमें यूरोपास की सीवी बना दें, तो यार यूरोपास की वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो बंदा अपनी सीवी नहीं ना बना सकता, वो इंटरव्यू कैसे पास करेगा? सही है। तो गूगल में जाओ, यूट्यूब में वीडियो देखो, अपने आप से हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने हिसाब से अप्लाई करना है तो किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी आते हैं जी मेन की तरफ। कि इनका जब इंटरव्यू आया था दीवान भाई का एम्बेसी में, तो ये इन्होंने सारे सवाल लिखे हुए हैं। तो पहले ये बताएं जी, उन्होंने क्या पूछा जब आप इंटर हुए? लड़की थी, लड़का था, कैसे था प्लीज? देखिए, मैं मुझे उस दिन मुझे अभी भी याद है। सुबह के 10 बजे थे, माल्टा हाई कमीशन से मुझे फ़ोन आया सुबह 10 बजे। लड़की थी सामने। तो सबसे पहले उसने पूरा मेरा नाम पूछे, दिव्यन कुमार शांतिलाल नंदा। मैंने कहा यस। फिर वो लोग को कंफर्मेशन लेते हैं। कंफर्मेशन 2 तरीके लेते हैं, या आपका पासपोर्ट नंबर जानते हैं, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। दोनों में से एक पूछते हैं, ठीक है ना। और कंफर्मेशन हो गई, फिर वहाँ से आपका जो है ना ओरिजिनल इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले उसने मुझे पूछा व्हाट इज़ योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है। मैं बोला मेरा पर्पस वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। फिर बोलते हैं अच्छा है, आप तो जो जॉब मिली कहाँ से मिली? एक पॉइंट खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने एम्प्लॉय को पूछ लेना कि आपने जो जॉब कहाँ पर डाली है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट है, जॉब प्लस है, माल्टा पोर्टल है, या बहुत सारी है, कैरियर है। तो मेरे अपने एम्प्लॉय से बोला था कि जॉब पोर्टल बोलना। फिर मैं बोला, फिर बोलते हैं
आपकी प्रोसेस कैसी रहेगी। चलो आपको जॉब मिल गई, फिर प्रोसेस कैसी रहेगी। फिर आपको बोलना है कि भाई मैंने अपने एम्प्लॉय से बात की, मैंने आपको अपना CV, हीरो पास सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, ठीक है ना। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ तो लेडीज़ बोलती है सामने वाले, मतलब इंटरव्यू किसने लिया, तो आपको सिर्फ अपने एम्प्लॉय का बॉस का ही नाम लेना है, किसी और का नहीं। किसी और का नाम लोगों चट से रिजेक्शन आएगा। मेरा जो बॉस है मैं उसका नाम लिया, ठीक है ना। फिर आते इंश्योरेंस, जो आपको पता है वीज़ा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ता है हर किसी को, कंपलसरी हो। तो किस कंपनी का लिया है, तो मैंने बजाज एलियंस का लिया था, ठीक है ना। फिर बोलते हैं कितने दिनों के लिए लिया था, तो कम से कम उसको 90 दिन के लिए होना चाहिए। मैंने 120 डेज के लिए लिया था, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बोलते हैं कौन सी होटल, आपको होटल बुकिंग भी चाहिए कम से कम 15 दिन के लिए, ठीक है ना। तो बोलते हैं कौन सी होटल आपने बुक कराई थी और क्यों कराई थी, वो भी मुझे पूछा था। तो मैं बोला भाई मैं होटल वी नाम की होटल है यहाँ पे सेंट जूलियस में, बहुत अच्छी होटल है, मैंने वो बुक करवाई थी और अपने क्वारंटाइन के लिए मैंने करवाई थी, मैं ऐसा बोला। फिर बोला किसने करवाई थी, आपने की या अपने एम्प्लॉय में की, तो मेरा एम्प्लॉय ने करके दिखे, तो मैंने बोला मेरा एम्प्लॉय ने मुझे करके दी है, ठीक है ना। फिर बोलते हैं कि आफ्टर होटल क्वारंटाइन हु विल प्रोवाइड योर अकोमोडेशन, मतलब आपको अकोमोडेशन कौन देगा। तो मेरे जॉब ऑफर में लिखा हुआ था कि मेरी कंपनी मुझे अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, तो मैंने ऐसा ही बोल दिया। फिर आते हैं आपकी पोजीशन क्या है, कौन सा जॉब रोल कौन सा है, स्टोर कीपर, क्लीनर, ड्राइवर, कौन सा है। चलने से आपको सब ऐसे ही बोला हो, तो मैं ऐसे स्टोर कीपर यहाँ पे आया था, तो मैंने बोला ऐसे स्टोर कीपर में काम करने वाला हूँ। फिर आपको बोलते आपकी डेली ड्यूटी क्या रहेगी, आप जो भी काम करने आ रहे हो माल्टा में, जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया है वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि हम वहाँ जाके क्या काम करने वाला हो। वो पूछेंगे आप काम करने वाले ड्राइवर के और कोई और काम बताइए तो वीज़ा रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से देख लेना। फिर आपके बोलते हैं आपकी डेली आवर्स कितने हैं, कितने घंटे हम काम करोगे पर वीक। मेरा 48 आवर्स लिखा हुआ था, मैंने वही बोला। फिर आते हैं फ्लाइट पे। अच्छा, फ्लाइट वाले भी ये बहुत डेंजर सवाल पूछे थे कि आपकी फ़्लाइट किसने बुक की, आपने या अपने एम्प्लॉय ने। जो भी हो सच बोल देना। मैंने बोला था माई सेल्फ, मैंने अपने हिसाब से बुक की थी। फिर उसका पूरा रूटीन पूछेंगे, आपकी फ्लाइट कहाँ से कहाँ जाने वाली है, टाइम नहीं पर रूटीन पूरा चाहिए। मेरी फ्लाइट थी मुंबई से जर्मनी, जर्मनी से माल्टा, ठीक है ना। फिर पूछेंगे ट्रैवल विद समवन या अलोन, मतलब किसी के साथ जा रहा हो या अकेले जा रहा हो। मैं बोला मैं अकेले ही जा रहा हूँ और मेरे साथ और कोई नहीं है। बस इतने ही सवाल मुझे पूछे गए थे। अच्छा दिव्यांग भाई, वीवर्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी सवाल दिव्यांग भाई ने बताए हैं ना, मेरे पास मतलब बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके दुबई में इंटरव्यू हुए हैं, तो यार बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब जो इंडिया में आपका इंटरव्यू हुआ है और जो दुबई में हो रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब एक भी सवाल आपस में मैच नहीं करता। जैसे हमारे एक भाई का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उनसे उसने पूछा अच्छा आप दुबई में क्या काम करते हो, दुबई में किस कंपनी में काम करते हो, किस जगह पे काम करते हो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, उससे मतलब जो एम्बेसडर थी उसने पूछा कि अगर मैं आपका माल्टा का वीज़ा रिजेक्ट कर दूं तो क्या आप किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करोगे। तो दिव्यांग भाई जो मेरा दिल कहता है कि उसका रिप्लाई हमें ऐसे करना चाहिए कि मतलब अगर आप मतलब ये तो सोनली एम्बेसडर का मतलब जो है डिसीजन है कि वो वीज़ा रिजेक्ट करे या अप्रूव करे, उनके हाथ में है। उनके हाथ में है। तो अगर मैं होता तो मैं ये जवाब देता कि अगर आप वीज़ा मेरा रिजेक्ट कर दोगे तो मैं दोबारा मतलब मेरा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैं फिर अपनी जॉब ढूंढूंगा माल्टा में दोबारा एम्प्लॉय ढूंढूंगा, अपना नया वर्क परमिट निकलवाऊंगा और तो मैं दोबारा माल्टा का ही अप्लाई करूंगा। क्योंकि बेसिकली वो देखते हैं कि इस बंदे की इंटेंशन क्या है। जितनी भी अभी रिजेक्शन लग रही है उसकी सबसे मेन वजह ये है कि वो इंटेंशन देख रहे हैं, वो ये बात पे रिजेक्शन लगाते हैं कि यार इस बंदे ने तो माल्टा रहना नहीं है, ये छोटा सा कंट्री है, वहां से आगे कहीं मूव कर जाएगा, लाइक पोर्टुगल, इटली, कहीं पर भी। हाँ कहीं पर भी मूव कर जाएगा। तो ये बहुत सारे मतलब मसले मसाइल है। अच्छा ये तो हो गया जी दिव्यांग भाई का इंटरव्यू। दिव्यांग भाई आपका माशाल्लाह वीज़ा लग के आ गया और आप जब आपने ट्रैवल किया। अच्छा दिव्यांग भाई ने मुझे एक बात बताई कि इनके साथ जर्मनी में क्या हुआ, वो भी थोड़ा सा बताएं यार। जर्मनी कहते हैं ना बहुत अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। मेरी फ़्लाइट थी, फिर मैं जो टिकट बुक करा थे, मेरी फ़्लाइट थी मुंबई से अबू धाबी से जर्मनी, म्यूनिच, और म्यूनिच से माल्टा।
तो हम इजीली मुंबई से निकले और अबू धाबी से वेनिस पहुंच गए। तो हमारा एक प्रॉब्लम था कि जर्मनी में सिर्फ हमारे पास 35 मिनट का ही ले ओवर था। 35 मिनट में हमें अपनी जर्मनी की फ़्लाइट बदल कर इमिग्रेशन लेकर एयर माल्टा की फ़्लाइट में जाना था। बहुत कम टाइम था, सबने बोला नहीं होगा, मैं तो हमने डिसाइड कर लिया नहीं भी हम कर लेंगे। जर्मनी पहुँचे और भगवान से दुआ से हम ऑन तो टाइम पहुँच गए एयर माल्टा के काउंटर पे भी इमिग्रेशन लेके। अच्छा, इमिग्रेशन जर्मनी में हुआ था मेरा, माल्टा में नहीं हुआ था। सिर्फ उन्होंने यही पूछा व्हाट इज़ योर रीज़न, आपका रीज़न क्या है, ठीक है ना। आप बोलना कि एम्प्लॉयमेंट पर्पस है, हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाले हो, ठीक है ना। जैसे मैं काउंटर पे पहुंचा एयर माल्टा के, तो बोलते हैं आपकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, आप फ्लाई नहीं कर सकते माल्टा के लिए। और मैं अकेला नहीं था, हमारे साथ 8 बंदे थे, 7 बंदे इंडियन थे, एक साउथ कोरियन था। 8 के 8 जर्मन पे फंस गए। अब दूसरे दिन की फ़्लाइट थी, वहाँ तक कोई फ़्लाइट मिल ही नहीं थी। फिर हमने जो टिकट बुक की थी इटिहास एयरवेज के लिए, मेरे भाई ने वहाँ पे फ़ोन किया, बोला ऐसा सिचुएशन है, आपकी गलती है, आप कुछ करो। तो भाई इतिहास एयरवेज के हम धन्यवाद करते हैं, भले वो जो भी हुआ बाई मिस्टेक हो या टेक्निकल फॉल्ट हो, पर अच्छा मतलब कहते हैं उसका रोड बहुत अच्छा दिया उस लोगों हमें। उन लोगों ने हमारी 8 की फ्री में टिकट करवा के दी, ठीक है ना, दूसरे दिन की। फिर शाम के 5 बजे ना, तो हमारे लिए होटल भी बुक कर की अच्छी वाली, मतलब 4 स्टार होटल दी एयरपोर्ट के बाजू में। एयरपोर्ट पिकअप और ड्रॉप दोनों कंपनी ने दिया, सिर्फ खाने का खर्चा हमारे द्वारा, और एक दिन पूरा जर्मनी फ्री में घूमने को मिला हमें। बस जो भी हो ना अच्छा ही हुआ, जर्मनी फ्री में घूमने को मिल गए, काम भी हो गए, इमिग्रेशन भी अच्छा हो गया। अच्छा, कुछ लोग जो कहते हैं ना कि यार माल्टा की डायरेक्ट टिकट करवानी है, अगर डायरेक्ट टिकट नहीं होगी माल्टा की तो आप नहीं जा सकेंगे। तो ये दिव्यांग भाई आपके सामने मिसाल है कि इनकी जर्मनी की टिकट थी, जर्मनी में इनकी इमिग्रेशन भी हुई है। ज़रा पासपोर्ट दिखाइएगा प्लीज़। ये देखें जी, ये दिव्यांग भाई का पासपोर्ट है, इसके ऊपर जर्मनी की जो है वो टिकट लगी हुई है, नीचे इनका माल्टा का वीज़ा लगा हुआ है। दिव्यांग भाई किस दिन आए थे आप इंडिया यहाँ पे माल्टा में? 9 मार्च को। तो 9 मार्च को ये दिव्यांग भाई आए थे, मतलब इंटरव्यू का प्लान हमारा पहले भी था, लेकिन उसमें कुछ 1-2 बात ये आ गई। तो मैंने दिव्यांग भाई को बोला था कि यार मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं भैया, आप इंटरव्यू कर लेना, लेकिन इनका जो एम्प्लॉयर था उसने मना कर दिया। तो फिर दिव्यांग भाई ने मुझे मैसेज किया कि यार उमर भाई मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। तो मैंने कहा दिव्यांग भाई कोई मसला नहीं है, ये तो मतलब होता है ऐसा। और उसके बाद फिर दिव्यांग भाई ने दोबारा मुझे मैसेज किया कि उमर भाई एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। तो अब इस बार, पहले मैंने कहा था दिव्यांग भाई को कि इंटरव्यू देना है, तो अभी आपने खुद बोला, ऐसे ही ना? सामने से बोला। हाँ। मैं बोला था, मैं उमेर भाई को, मैं जब भी होगा आपने जो मुझे बात की थी, मैं 100% मेरे पास जो क्वेश्चन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। तो ये जनाब वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जितने भी भाई हमारे इंडिया से या दुबई से आ रहे हैं, वो भी ये मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको अपने माइंड में रखें और माल्टा के लिए तैयारी करके रखें। और दिव्यांग भाई इंग्लिश के बारे में बताएं कि कितनी % बंदे को इंग्लिश आनी चाहिए तो आपका वीज़ा लगेगा? एटलीस्ट मेरे हिसाब से सामने वाला जो कह रहा है ना वो समझ जाओ, आप जो कहना चाहते हैं ना वो समझ जाओ ना, इतनी काफ़ी है। नॉट हाई लेवल चाहिए, 50% भी नहीं, पहले 30% तो चाहिए। क्योंकि उसका अपना बाई चांस मेरा इंटरव्यू आया, मेरे साले का इंटरव्यू नहीं आया, मेरे साथ 2 और बंदे उसका इंटरव्यू नहीं आया, सिर्फ मेरा अकेला का आया, तो मैं इतना को क्लियर होना चाहिए आपको कि आप इंटरव्यू फेस कर सको, वरना दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये थी दिव्यांग भाई की स्टोरी। दिव्यांग भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। एक और बात, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन VFS में, खास करके मैं इंडियन वालों को बोल रहा हूँ, VFS में आप सबमिट करो ना, तो उसके बाद हमेशा पूछते रहना कि मेरा प्रोसेस कहाँ पर पहुँचा है। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके VFS की वजह से मेरा रिजेक्शन होने वाला था। 10 फरवरी को मैंने VFS में फ़ोन किया कि भाई मेरा प्रोसेस कहाँ पर पहुँचा है, तो बोलते हैं आपको हमने एक मेल किया है, वो मेल का रिप्लाई आपने नहीं दिया है। फिर मैंने अपना इनबॉक्स चेक किया तो मुझे कोई मेल नहीं आया था, ठीक है ना। फिर उस VFS में दोबारा मुझे मेल किया, उसमें लिखा था डिक्लेयर सम प्रूफ, यहाँ का होटल का मैंने दिखा दिया, आप फिर कहाँ रहने वाले हो वो आपको दिखाना था, अपनी कंपनी का अकोमोडेशन, ठीक है ना।
पर लेकिन क्या हुआ उसमें, तो 10 फरवरी को मुझे वो मेल मिला, वो वही लास्ट टाइम था। 11 फरवरी को वो एक्सपायर होने वाले, एक दिन में मैं फंस गया था। और उसी दिन माल्टा में पब्लिक हॉलीडे चल रहा था। क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये वीएफएस वाले की गलती थी। फिर मैंने उसकी बात की उस मैनेजर से, फिर उसको बोला कि आपकी गलती है, आप मुझे 1-2 दिन लिख के दो, वरना मैं आपको केस करूँगा आपके ऊपर। फिर वहाँ से बात पता चली कि उन लोगों की गलती थी, उन लोगों ने मुझे मेल नहीं भेजा था। ठीक है ना, जब भी अप्लाई करो ना तो हर 2 दिन या 3 दिन में वीएफएस में फ़ोन करो कि मेरा प्रोसेस कहाँ पहुँचा है, या मुझे कोई मेल मिला है या नहीं मिला है। ठीक है ना, वरना उनकी गलती की आपका वीज़ा रिजेक्शन हो जाएगा। अगर मेरा वीज़ा रिजेक्शन हो जाता तो मुझे तो यही लगता ना कि भाई मेरा इंटरव्यू गलत हुआ गया या मैंने कोई मिस्टेक हुई होगी, पर मेरे कोई गलती थी ही नहीं। अच्छा दिव्यांग भाई, एक आखिरी बात आप बताना चाहेंगे, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली आपके कितना पैसा लगा है अंदाजन, मतलब डायरेक्ट ना बताएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यार कि मतलब वो डायरेक्ट बताना अच्छी चीज़ नहीं होती। तो बहुत सारे भाई मुझे स्पेशली इंडिया से ये पूछते हैं कि यार हमें तो फ्री वीज़ा मिल जाता है, हमें तो ऐसा हो जाता है। तो मैं मतलब डायरेक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया दें कि मतलब एक होता है आप अपनी जब मालता हो ना, मैं एक बात बोलता हूँ समझ जाओगे। जब मालता होगे ना, आप अपनी 10 महीने की सैलरी भूल जाना। समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। 10 महीने की सैलरी जो अभी आपकी महीने की सैलरी हो ना, 1 मंथ की सैलरी, 10 मंथ की सैलरी भूल जाना। उतना खर्चा तो मिनिमम आएगा ही आएगा। यार कसम से इतनी अच्छी बात की है ना, और ये जो कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। हाँ। शायद इतनी अच्छी बात मैं ना कर पाता जितनी अच्छी बात दिव्यांग भाई ने आपको समझा दिया कि इतने पैसे मेरे माल्टा आने में लगे हैं इंडिया से। और मेरे स्पेशली इंडिया के भाई मुझे इतना कमेंट करते हैं कि उमैर भाई फ्री में वीज़ा मिलता है, फ्री में वीज़ा मिलता है। कुछ नहीं मिलता भाई, फ्री में कुछ नहीं मिलता। या रूम फी लेने जाओगे तो एजेंट 25 या 50% कमीशन ले लेता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो दूसरी बात यह है कि यार बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो आते हैं जी, वो जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो कहता है जी मैंने आपकी वीडियो देखी, आपकी वीडियो देख के मैंने अप्लाई किया, मैंने ये किया, मैंने आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा। तो भाई दिव्यांग भाई का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ना इन्होंने मेरी वीडियो देख के अप्लाई किया, इन्होंने आपको बिल्कुल साफ बताया। हाँ ये ज़रूर है कि इंडिया में जब इनका वीज़ा लगा था इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने इनका रिप्लाई किया, ये अब माल्टा में आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तावन किया कि नहीं किया, हमने इनके साथ जितना हमें कर सकते थे उतना। जितनी मदद मुझे जॉब अभी भी मेरा जो एम्प्लॉय है उसके साथ मेरा झगड़ा चल रहा है, हो गया कंप्लीट हो गया। मुझे मालता है आज 21 तारीख है ना, 10-11 दिन हो गए मैंने जॉब छोड़ दी, 11 दिन में ही। और नई जॉब उमेर भाई ने मुझे नई जॉब दिलवा दी है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतनी मदद उसने मुझे की है। हम लोगों ने इनके लिए नया एम्प्लॉय ढूंढा, उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया और कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं, ऐसी कोई बात पैसा नहीं, कोई पैसा बिल्कुल भी हमने इनसे कोई पैसा नहीं लिया। हाँ इन्होंने वो ही पे करना है, कितना 280 यूरो। 280 में आइडेंटिटी माल्टा में, वो भी उन पेपर आपको उसके भी रिसिप्ट पे आएंगी ना। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनका एम्प्लॉय ढूंढा और ये भाई इंडिया से हैं, हम पाकिस्तान से हैं। तो बात इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि यार हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल सच बताएं और जितनी हमसे हो सके हम सब की हेल्प करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ दिव्यांग भाई। अभी ये देखें इनके लिए एक अच्छा कंसेप्ट है कि हमसे ये मिले, अभी ये मतलब हमारे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक साथ भाइयों के जैसा बैठ के खाना खाते हैं। तो भाई किसी को भी अगर माल्टा में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर करें, इंशाल्लाह जितनी हो सका हम लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो दिव्यांग भाई काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। भाईजान आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग लेके हम जल्द आएंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।